हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर इंग्लिश सब्जेक्ट के यूनिट 1 को टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। इसका एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। यू कैन क्रॉस चेक द सिलेबस इफ़ यू वांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि अपर प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक रिटन इंग्लिश को ताकि बच्चे रिटन इंग्लिश को समझ पाएँ, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश। इसमें हमें क्या करना है, बच्चों को फैमिलियर बनाना है वर्ड्स के साथ, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ, ताकि वो वर्ड्स को समझ पाएँ, सेंटेंसेस को समझ पाएँ। और रिटन इंग्लिश जो कि इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, उन सबको वो आसानी से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। सेकेंड है हमारा टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। काफ़ी बार ये होता है कि बच्चों को इंग्लिश इन्वायरमेंट घर पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये होता है कि वो रिटन इंग्लिश तो समझ पाते हैं, लेकिन जो स्पोकन इंग्लिश होती है वो नहीं समझ पाते हैं। तो हमें बच्चों को एक्सपोजर प्रोवाइड करना है ताकि वो स्पोकन इंग्लिश को समझ पाएँ। नाउ थर्ड है हमारा टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। बच्चे करेक्ट इंग्लिश को बोल पाएँ एक्यूरेटली और फ्लुएंटली, बिना किसी मिस्टेक के। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज या फिर जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो टू improve students' ability to speak English accurately and fluently, aiding in the translation from their native language to English. Now fourth objective is to write correct English, ताकि बच्चे correct English को लिख पाएँ। इसमें हमें उन्हें सिखानी है लेटर फॉर्मेशन, स्पेलिंग, वर्ड चॉइस, सेंटेंस फॉर्मेशन, ताकि बच्चे जो हैं अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएँ इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, हमने पढ़ लिए सारे ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, देन टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, देन टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, एंड लास्ट टू राइट करेक्ट इंग्लिश। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज का मतलब यही होता है बेसिकली कि हम अपने कंसेप्ट को ट्रांसलेट करते हैं किसी भी लिंग्विस्टिक फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है ओरली और सेकंड है इन राइटिंग, यानी कि बोलकर और लिखकर। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारा आएगा, फर्स्ट है ओरल प्रोडक्शन जिसमें हम स्पीकिंग करते हैं, सेकंड है रिटन प्रोडक्शन जिसमें हम राइटिंग करते हैं। अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारी स्टेज इंटेंडेड मैसेज, कि हम क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, क्या हमारी इंटेंशन है, उसको हम सोचेंगे दिमाग में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा इंटेंडेड मैसेज क्या है उसको हम सोचेंगे। ठीक है, मेरा इंटेंडेड मैसेज है स्कूल से रिलेटेड। अब मैं क्या करूँगी, एनकोडिंग मैसेज इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म। अब मैं उस मैसेज को लिंग्विस्टिक फॉर्म दूंगी, अपने दिमाग में उसको एक लिंग्विस्टिक फॉर्म दूंगी, उसको कुछ शब्द दूंगी, लैंग्वेज दूंगी। अब मेरा जो वो हो सकता है, मैसेज हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ठीक है, मैं उसको लिंग्विस्टिक फॉर्म दे दी अपने दिमाग में। अब उसी लिंग्विस्टिक फॉर्म को हमें स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यही आता है हमारा थर्ड स्टेज, जो कि है एनकोडिंग लिंग्विस्टिक फॉर्म इनटू स्पीच, कि अब इसको हम एक्चुअली बोलेंगे कि आई वांट टू गो टू स्कूल। नाउ साउंड्स ट्रैवल फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर। जो हमारी स्पीच थी, हमारी साउंड थी, वो ट्रैवल करके स्पीकर से लिसनर के पास गई। अब जब लिसनर के पास गई तो वो इस स्पीच को डिकोड करेगा और उसको लिंग्विस्टिक फॉर्म में डिकोड करेगा। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, डिकोडिंग स्पीच इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म। अब जब उन्हें स्पीच को लिंग्विस्टिक फॉर्म में डिकोड कर दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, जो लिंग्विस्टिक फॉर्म है उसको उसके मीनिंग को जानेगा कि उस मैसेज का मीनिंग क्या था। तो ये हमारे स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है। जो दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन के, उसमें पहला आता है ग्रामेटिकल एनकोडिंग और दूसरा आता है फोनोलॉजिकल एनकोडिंग। ग्रामेटिकल एनकोडिंग में हम क्या करते हैं, वर्ड्स को ग्रामेटिकली अरेंज करते हैं, और फोनोलॉजिकल एनकोडिंग में हम साउंड्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर आता है लेक्सिकल सिलेक्शन एंड रिट्रीवल। लेक्सिकल सिलेक्शन और लेक्सिकल रिट्रीवल में यही डिफरेंस होता है। पहला तो कि लेक्सिकल सिलेक्शन में हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं। और लेकिन लेक्सिकल रिट्रीवल में हम वर्ड्स को चूज़ नहीं करते, हम उनको याद करते हैं, यानी कि वो जो वर्ड्स हैं हमारी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, हम जस्ट उसको रिट्राइव करते हैं। तो ये जो लेक्सिकल सिलेक्शन है एंड लेक्सिकल रिट्रीवल है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कम्युनिकेशन। इससे में होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर पीपल।
उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस पे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, हमारे रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में। इट हेल्प्स टू इवैल्यूएट मैसेजेस एंड प्रेजेंट आवरसेल्फ इफेक्टिवली। हमारी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपर प्राइमरी लेवल पे कम्युनिकेशन का क्या रोल है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो अपर प्राइमरी लेवल है, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है बच्चों के लिए, जिसमें वो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जो कि उनके आगे आने वाले करियर में और उनकी सोशल, पर्सनल, हर तरह की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नाउ इस स्टेज पे अपर प्राइमरी लेवल पे बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हैं, इमोशंस को एक्सप्लोर करते हैं, पीयर प्रेशर, सेल्फ आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, उनके जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस वजह से अपर प्राइमरी लेवल पे। नाउ फॉर्मलाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एनहांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफरेंट सेटिंग्स एंड ग्रुप्स। सो फॉर्मलाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल प्लान्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन को लाइक डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स में पढ़ाया जाता है, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है डिफरेंट कल्चर्स में उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना है, और उन्हें बहुत डाइवर्स इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मलाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन को एनहांस करता है और हमें डिफरेंट कल्चर के लोगों से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। सो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीच कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्कसिंग जेंडर रोल्स, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशंस एंड स्टोरी टेलिंग। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम करा सकते हैं कि कोई कैरेक्टर है उसके हम नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करवाएं, जेंडर रोल्स को डिस्कस करें क्लास में, ग्रुप डिस्कशंस करें, स्टोरी टेलिंग करें। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं लाइक जिससे हम कम्युनिकेशन डेवलप करवा सकते हैं बच्चों में, जिसके रोल प्लेज हो गए, कैरेक्टर प्ले हो गया, ठीक है, डिबेट्स हो गई, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। नाउ ओरल कम्युनिकेशन। सो ओरल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है अपर प्राइमरी लेवल पे। कि कम्युनिकेशन मैंने बताया कि दो टाइप्स की होती है, रिटर्न होती है, ओरल होती है। कि रिटर्न तो कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी मेन होती है वो ओरल होती है, कि बच्चे जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएँ ओरली, ठीक है, क्योंकि जो हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस करने में, इंस्पायर करने में और एक डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक इंग्लिश इन्वायरमेंट क्रिएट करें घर पे भी और स्कूल पे भी, ताकि बच्चों की ओरल कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो। सो ओरल कम्युनिकेशन को हम कैसे इम्प्रूव करवा सकते हैं, जैसे कि हम स्पीचेस, प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस, इनके थ्रू ओरल कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करा सकते हैं ना। कुछ एडवांटेजेस देखेंगे कि इट इंश्योर्स हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, इट इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज इट अलाउज चेंजेस इन डिसीजंस प्रीवियसली टेकन। ये फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें अगर हम कोई डिसीजन हमने पहले लिया है वो उसको हमें चेंज करना है तो हम उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत टाइम सेविंग होता है और मनी एंड एफर्ट्स को भी सेव करता है। फोर्थ है, इट रिसीव स्पॉन्टानियस फीडबैक। इसमें हमें तुरंत फीडबैक जो है मिल जाता है एंड देयर बाय हेल्प्स मेक द क्विक डिसीजन विदाउट एनी डिले। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं क्योंकि हमें स्पॉन्टानियस फीडबैक मिल रहा है। नाउ लास्ट इज इट इज़ एसेंशियल फॉर टीम वर्क एंड ग्रुप एनर्जी। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ लेस ऑथेंटिक देन रिटन कम्युनिकेशन, कि मतलब हम ओरली जो हमने बात कही होती है वो उतनी ऑथेंटिक नहीं होती जितनी रिटन बात होती है। इसलिए आप देखो कि जो मोस्टली चीज़ें होती हैं जो बहुत लीगल होती हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या करते हैं लोग लिखवा लेते हैं, लिखवा के साइन करवा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑथेंटिक जो मानी जाती है वो मानी जाती है रिटन कम्युनिकेशन। तो उसकी डिसएडवांटेज ये है। सेकेंड है, इट इज़ इनफॉर्मल एंड नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एज रिटन कम्युनिकेशन। ये इनफॉर्मल होती है और ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, क्योंकि जब हम रिटन लिख के कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसमें सोचने का काफ़ी टाइम मिलता है, हम आराम से उसको सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं लिखते वक्त। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम काफ़ी बार इतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं बोल पाते हैं, तो ये काफ़ी इनफॉर्मल होती है और रिटन कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में उतनी ऑर्गेनाइज भी नहीं होती।
नाउ थर्ड है हमारा इट इज़ नॉट सफिशिएंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हमें बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, तो ये सफिशिएंट नहीं है, उसमें हमें पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें रिटन कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हम सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन के बेस्ड पे बिजनेस नहीं कर सकते। नाउ फोर्थ है देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग एज द इंफॉर्मेशन इज़ नॉट कम्प्लीट एंड मे लैक एसेंशियल, की मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर्म हो सकती है। नाउ फिफ्थ इज़ इट रिक्वायर्स अटेंटिवनेस एंड ग्रेट रिसेप्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर्स एंड ऑडियंस की। ऑडियंस को बहुत अटेंटिव होना पड़ेगा कि वो सुन रही है, यानी कि वो जोन आउट कर रखे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है हमें ऑडियंस की, और ग्रेट रिसेप्टिविटी, क्योंकि वो आराम से मैसेज को समझ पा रहे हैं। ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया है वो है एक्सेप्टेबल सिंटैक्स। तो मतलब होता है कि अपने वर्ड्स को सेंटेंसेस में ऐसे अरेंज करना कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को और उसके पैटर्न्स को समझने में हेल्प मिले। सो हम बोल सकते हैं सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस। इट लुक्स at how smaller parts of language like words and phrases join to form larger structures like sentences। ये देखता है कि जिसके small parts होते हैं, जिसकी words हो गए, phrases हो गए, clauses हो गए, वो एक साथ जुड़ के जो बड़े structures हैं language के, sentences हैं, उन्हें कैसे form करता है। Now syntax is all about structure of sentences. It looks at how words and phrases come together to form meaningful sentences। ये देखता है कि कैसे words और phrases साथ आकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। ग्रामर प्रोवाइड्स द रूल व्हाइल सिंटैक्स फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस पैटर्न एंड फंक्शंस। ग्रामर हमें रूल प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं पर उनका कोई मीनिंग नहीं होता, तो सिंटैक्स ये करता है कि हमें सेंटेंस का जो हमारा सेंटेंस है उसका करेक्ट मीनिंग भी हो। सेंटेंस पैटर्न को, उसके फंक्शंस को समझने में सिंटैक्स मदद करता है। Syntax helps us to understand the different roles that word can play in sentences. Syntax हमें ये समझने में मदद करता है कि एक ही सेम वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे डिफरेंट रोल प्ले कर सकता है। अब जैसे हम समझते हैं कि सेम वर्ड जो है डिफरेंट फंक्शन कैसे प्ले करेगा डिफरेंट सेंटेंसेस में, जैसे कि सब्जेक्ट हम देखेंगे कि इस सेंटेंस में जो बॉय है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। इन द बॉय लाइक्स क्रिकेट, द बॉय इज अ सब्जेक्ट बिकॉज ही इज डूइंग एन एक्शन। सो ये जो सेंटेंस है द बॉय लाइक्स क्रिकेट, इसमें जो द बॉय है वो सब्जेक्ट है। जो दूसरा सेंटेंस क्या है, द ओल्ड मैन लव्ड द बॉय, बूढ़ा आदमी बॉय को प्यार करता था, ठीक है। लेकिन इसमें जो बॉय है वो सब्जेक्ट का रोल नहीं प्ले कर रहा, जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में है वो है द ओल्ड मैन। इसमें जो द बॉय है वो एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डिफरेंट सेंटेंसेस में कैसे जो वर्ड है वो डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। पहले सेंटेंस में वो सब्जेक्ट था, लेकिन जब हमने दूसरे सेंटेंस में देखा तो वो ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ ग्रामेटिकल वर्सेस मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अ सेंटेंसेस नीड टू बी बोथ ग्रामेटिकली करेक्ट बट मीनिंगफुल। मैंने कहा था कि कुछ सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं पर मीनिंगफुल नहीं होते, जैसे कि कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली। सो ये क्या है, पूरा करेक्ट है ग्रामेटिकली, ठीक है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। तो सिंटेक्स हेल्प अस टू इंश्योर द सेंटेंसेस आर बोथ करेक्ट एंड मेक सेंस। तो सिंटेक्स इसी चीज़ में हेल्प करता है कि सेंटेंस जो है हमारे वो ग्रामेटिकली करेक्ट भी हो और उनका जो मीनिंग है वो भी सही हो और सेंस मेक करे। Now let's move on to the need, importance and role of grammar. So need grammar की क्या है? It is a foundation for communication. ये communication का foundation है। Grammar provides essential rules that govern how language is structured. Without these rules, effective communication would break down as language would become chaotic and difficult to understand. जो हमारी grammar है वो एक रूल्स प्रोवाइड करती है और वो ये बताती है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। अगर ग्रामर नहीं होगी, कोई रूल्स नहीं होंगे ग्रामर के, जो हमारी कम्युनिकेशन होगी ब्रेक डाउन हो जाएगी। उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो बहुत क्योटिक हो जाएगी और बहुत मुश्किल होगा उसको समझना। इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी ग्रामर है, उसके एक अच्छे रूल्स हैं, तभी वो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है लर्निंग एंड टीचिंग बैलेंस। While some courses overly focus on grammar, other focus solely on communication। कि काफ़ी जो कोर्सेज होते हैं वो सिर्फ ग्रामर पे फोकस करते हैं और कुछ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस करते हैं।
जो इफ़ेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग होती है उसमें हमें क्या करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है ग्रामर में और कम्युनिकेशन में, कि बच्चे ग्रामर को भी समझें और कम्युनिकेशन को भी प्रैक्टिस कर पाएँ, तभी वो लैंग्वेज को रियल लाइफ में अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। हमें ग्रामर पे और कम्युनिकेशन पे दोनों पे इक्वली फोकस करना होता है। थर्ड है नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन। ग्रामर इज इंटीग्रल टू लर्निंग एनी लैंग्वेज। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ग्रामर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, ग्रामर हमें हर लैंग्वेज में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल हिंदी में भी हिंदी व्याकरण होती है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर लर्नर्स टू अंडरस्टैंड ग्रामर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली एंड अंडरस्टैंड अदर्स। बहुत ज़रूरी होता है ग्रामर को सीखना, ताकि जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएँ और दूसरे की आइडियाज़ को और बातों को भी वो समझ पाएँ। Teaching methods should engage students with grammar in real life situation to help them internalize rules naturally। कि जो हमारे टीचिंग मेथड्स होते हैं वो ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि हमने फॉर्मूला दे दिया, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे नहीं करना। हमें उन्हें जो ग्रामर होती है उसे रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके पढ़ाना है, ताकि वो अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसको यूज़ कर पाएँ। फोर्थ है बिल्डिंग लैंग्वेज स्किल्स। So grammar is not just for intermediate or advanced learners, it's crucial for beginners also। ठीक है, हम ये तो समझ ही गए हैं हम कि जो ग्रामर है सिर्फ वो इंटरमीडिएट या एडवांस लर्नर्स के लिए नहीं होती, वो बिगिनर्स में जो छोटे लोग होते हैं, नए लोग होते हैं, उनके लिए भी होती है। इंट्रोड्यूसिंग ग्रामर थ्रू एंगेजिंग एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स ऑर्गेनिकली, फॉस्टरिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज यूज़। कि जब हम एंगेजिंग एक्टिविटीज़ के साथ ग्रामर को पढ़ाते हैं तो बच्चे ग्रामर को ऑर्गेनिकली याद करते हैं, और इससे क्या है, उनके आगे आने वाली लाइफ में वो लैंग्वेज का उनका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। नाउ नीड एंड इम्पॉर्टेंस कर रहे थे, हमने नीड कर लिया, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आज का जो एरा है डिजिटल एरा, उसमें रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिटन कम्युनिकेशन में ग्रामर बहुत वाइटल होती है, क्योंकि काफ़ी बार ओरली हम ग्रामर के कुछ सेंटेंसेस ग्रामर को इतना इम्पोर्टेंस ना भी दें तो भी लोग समझ जाते हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में हमें ग्रामर में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना होता है। फॉर एग्जांपल कि ईमेल्स में, टेक्स्ट में, ऑनलाइन इंटरेक्शंस में जो कि रिटन होती है उसमें ग्रामर वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पुअर ग्रामर होगी तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज होगी। सेकेंड है प्रोफेशनल एंड सोशल इम्पैक्ट। प्रॉपर ग्रामर इज़ क्रिटिकल इन प्रोफेशनल सेटिंग्स सच एज जॉब एप्लीकेशंस एंड रिज्यूम्स। क्योंकि जब प्रोफेशनल सेटिंग्स होती हैं तो उसमें हमारी प्रॉपर ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स अटेंशन टू डिटेल एंड इंटेलिजेंस विच कैन मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन सिक्योरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इन सोशल इंटरेक्शंस यूजिंग करेक्ट ग्रामर एनहांसेस क्रेडिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। यही है कि जॉब की प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर, और हमारी जो सोशल इंटरेक्शन है उसमें भी ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसका एक प्रोफेशनल और सोशल इम्पैक्ट है। थर्ड है इंटीग्रेटेड लर्निंग अप्रोच। ग्रामर शुड बी टॉट अलोंगसाइड अदर लैंग्वेज स्किल्स, फॉर एग्जांपल लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कि ऐसा नहीं है कि अगर हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ग्रामर पर ही फोकस कर रहे हैं, राइटिंग पे ही फोकस कर रहे हैं। हमें लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे, रीडिंग पे और राइटिंग पे, LSRW हर एक स्किल पे हमें फोकस करना होगा। दिस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंश्योर्स that learners can use grammar effectively in various contexts, enhancing both understanding and communication। इससे क्या होगा, बच्चे हर एक कंटेक्स्ट में, हर एक जगह पे ग्रामर को यूज़ कर पाएंगे। इससे इनकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी और इनकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी। ना रोल ऑफ ग्रामर, कि हमने ग्रामर का नीड देख ली, इंपॉर्टेंस देख लिया, अब इसका रोल क्या होता है हम ये देखेंगे। फर्स्ट इसका रोल है कि फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन, कि जो ग्रामर होती है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। ग्रामर प्रोवाइड्स द रूल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग द सेंटेंसेस, इंश्योरिंग लैंग्वेज इज क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। वो क्या है, एक रूल्स प्रोवाइड करती है ताकि हमारी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड रहे, वो ऑर्गेनाइज रहे, और सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करने में जो ग्रामर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड है क्लैरिटी एंड प्रिसिजन। इट helps convey messages accurately, reducing misunderstanding by ensuring that intended meaning is clear। कि जो ग्रामर होती है वो ताकि हम मैसेज को एक्यूरेटली कन्वे कर पाएँ, इसमें मदद करती है। कम से कम मिसअंडरस्टैंडिंग हो और जो हमारा मैसेज हो एकदम क्लियर हो और सामने वाले को समझ आ जाए।
थर्ड इज लैंग्वेज लर्निंग। ग्रामर जो है लैंग्वेज लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम किसी भी लैंग्वेज को बिना उसकी ग्रामर को सीखे नहीं सीख सकते। एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन होती है ग्रामर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। नाउ फोर्थ इज एनहांसिंग स्किल्स। जो ग्रामर होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी रिटर्न स्किल्स, तो हमारी हर एक स्किल को बहुत इंप्रूव करती है। अगर हमें गुड ग्रामर है तो हम ओरली भी बहुत अच्छी लैंग्वेज बोल पाएंगे और रिटर्न भी हम उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो गुड ग्रामर इम्प्रूव्स बोथ रिटर्न एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, मेकिंग इट मोर इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल। देन क्रिटिकल थिंकिंग। अंडरस्टैंडिंग ग्रामर encourages analysis of language structure, enhancing overall linguistic and cognitive abilities। ये क्रिटिकल थिंकिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि जब हम ग्रामर समझते हैं तो हमें पूरे जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो हमें समझ आता है, हम उसका एनालिसिस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ओवरऑल लिंग्विस्टिक स्किल्स है वो इम्प्रूव होती हैं, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। सो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग में भी हमारी लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ रिलेशनशिप ऑफ ग्रामर एंड यूसेज। सी ग्रामर, द सिस्टमैटिक रूल्स फॉर असेंबलिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस विद इन अ लैंग्वेज। ग्रामर क्या एक सिस्टमैटिक रूल्स है जो कि हमें वर्ड्स को सेंटेंसेस में असेंबल करने में हेल्प करता है। ऐसे रूल्स जो कि वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर अरेंज असेंबल करते हैं वो से हम बोलते हैं ग्रामर। यूसेज क्या है, द सोशली प्रिफर्ड वेज ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग विद इन अ डायलेक्ट विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड कैन इन्फ्लुएंस ग्रामर ओवर टाइम। कि हमारे जो काफ़ी बार बोलने के और लिखने के तरीके होते हैं किसी भी डायलेक्ट के साथ, वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी ग्रामर जो है ओवर टाइम वो भी इससे इन्फ्लुएंस होगी और चेंज होगी। नाउ डायनेमिक नेचर ऑफ लैंग्वेज, कि जो लैंग्वेज का नेचर है वो बहुत डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है। लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, वो समय के साथ लोगों के साथ चेंज होती रहती है। तो यूसेज इज लाइक अ फैशन, subjects to trends and changes, while grammar provides a fundamental structure। जो लैंग्वेज का यूसेज है वो एक फैशन की तरह है जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है, न्यू ट्रेंड आते रहते हैं। पर जो ग्रामर है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन स्ट्रक्चर है जो कि आसानी से चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। वो इन्फ्लुएंस भले ही हो जाए लेकिन वो चेंज नहीं होगा। इसकी हमें वोकैबुलरी चेंज होती है, पर जो ग्रामर है वो इतनी आसानी से चेंज नहीं की जा सकती। As new expression gain popularity, they can eventually be incorporated into formal grammar rules, reflecting shifts in social norms and communication styles. Influence on language development. Popular usage drives changes in grammatical conventions, compelling grammarians to adapt and rethink the functionality of language. Reputed writers and language users often experiment with new ways of expression, कंट्रीब्यूटिंग टू इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज। सो जो हमारे न्यू राइटर्स होते हैं, लैंग्वेज यूजर्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लैंग्वेज के साथ, न्यू वेज ऑफ एक्सप्रेशन लाते हैं, जिससे हमारी जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व होती है। वो टाइम हम देखेंगे पहले के ज़माने में जो कुछ वर्ड्स यूज़ होते थे आज के ज़माने में वो नहीं होते हैं। तो ओवर टाइम कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग वर्ड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, काफ़ी न्यू वर्ड्स फॉर्म हुए हैं। तो इससे क्या है, जो हमारी लैंग्वेज है इवॉल्व होती रहती है समय के साथ। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इफेक्टिव लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन शुड इंटीग्रेट ग्रामर इन यूसेज। एक इफेक्टिव लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन जो है, टीचिंग पेडागोजी ऐसी होनी चाहिए कि वो ग्रामर और इसकी यूसेज को इंटीग्रेट करे, हेल्पिंग स्टूडेंट्स अप्लाई ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट थ्रू राइटिंग रादर देन आइसोलेटेड एक्सरसाइज। कि बच्चे को मदद करे वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को राइटिंग के थ्रू समझाने में, ना कि अलग से एक्सरसाइज कराने में ग्रामेटिकल की ग्रामर की। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे हमारी जो बुक्स होती थी पहले उसमें वो होता था फिल इन द ब्लैंक्स, सो वो उसे बोलेंगे आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें प्रॉपर राइटिंग के थ्रू ही बच्चों को ग्रामर सिखानी है, ऐसा अलग से नहीं सिखानी। बाय फोकसिंग ऑन रिलेवेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स ड्यूरिंग राइटिंग एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर राइटिंग कॉम्पिटेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। की जो जब राइटिंग एक्टिविटीज़ होती है उसी दौरान हमें बच्चों को ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सिखा देना है ताकि उनकी राइटिंग और कम्युनिकेशन दोनों स्किल्स इम्प्रूव हों। नाउ नीड क्वालिटीज़ ऑफ डाइवर्स लर्नर्स एंड नीड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। सो प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ अ एलिमेंट्री चाइल्ड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
सो इम्पोर्टेंस है प्रेजेंटेशन स्किल्स की। ये प्रेजेंटेशन स्किल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, अडल्ट के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन स्किल। और इनको डेवलप करने से क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस हमारा ओवर टाइम इम्प्रूव होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होती है और हम सोशली और प्रोफेशनली हम इम्प्रूव होते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ना। पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन का मेनली एम ये होता है कि हम किसी को परसुएड करें, किसी को इन्फॉर्म करें या किसी को एंटरटेन करें। जो हमारी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है उसमें क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है और लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है। हमारा इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि हम स्टार्टिंग में ही ऑडियंस का इंटरेस्ट को कैप्टिवेट कर लें ताकि वो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन देखें। सो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब हम मेन बॉडी तक आएँ तो उसमें हम सारे जो की पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करें और एंड में कंक्लूजन में हम सब जो हमने की पॉइंट्स हमने बताए हैं उन सबको एक समराइज़ कर दें अपने कंक्लूजन में। सो ये होता है प्रेजेंटेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर। नाउ प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। सो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंटेशन की तो हमें प्रेजेंटेशन को पहले ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको बोल कर प्रैक्टिस करना है और हमें ये देखना है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी लेंदी ना हो और टाइम का हमें पूरा ध्यान रखना होता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन में सारे पॉइंट्स को कवर कर लें। अगर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंटेशन की तो हमें मिरर के सामने कर सकते हैं, नहीं तो हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली के सामने भी कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन में हम विजुअल एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीपीटी हो गई, ताकि जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो ऑडियंस को आराम से समझ आ जाए, हमारा जो मैसेज है वो ईजिली कन्वे हो जाए। प्रेजेंटेशन स्टाइल्स में आता है एक्सटेम्पोरेनियस। इसमें क्या होता है, हम नोट्स से बोलते हैं, ठीक है, स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स और एन आउटलाइन अलाउइंग फॉर आई कॉन्टैक्ट एंड ऑडियंस इंटरेक्शन। इसमें हम क्या है, नोट्स से सिर्फ बोलते हैं और मेनली हम इसमें ऑडियंस इंटरेक्शन करते हैं, आंखों में आई कॉन्टैक्ट बनाकर बोलते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसमें हम सीधा स्क्रिप्ट से पढ़ते हैं। ये जो है उस समय काम आता है जब हमारी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो, बहुत डिटेल्ड हो। हमारा इम्प्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल्स कि हम अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रैक्टिस विद पीयर्स, बच्चों को उनके पीयर्स के साथ प्रैक्टिस कराना। दूसरा रेगुलर प्रैक्टिस, उनसे रेगुलरली प्रैक्टिस कराना ताकि रेगुलरली प्रैक्टिस करें और उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो। रिवॉर्ड एफर्ट्स की, जो भी एफर्ट्स डालें उनको उसके लिए रिवॉर्ड करना और ताकि उससे उन्हें मोटिवेशन मिले। फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स के द्वारा उनको उनके प्रेजेंटेशंस लेना, उनको प्रॉपर टास्क असाइन करना। फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करना और फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, उनको सिखाना कि वो कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना सकते हैं ना। फिर उनको पब्लिक स्पीकर्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए कहना कि जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं वो यूट्यूब पर उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी क्लैरिटी, उनके वॉल्यूम को ऑब्ज़र्व करके उनको खुद के अंदर भी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक आ गया है जो कि स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एलिमेंट्री स्कूल करिकुला। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि इंडिया में था ब्रिटिश रूल के दौरान। तो इंग्लिश ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों ने ही हम इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, जो कि स्टार्टिंग में ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। पहले जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो सिर्फ जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे उनके बच्चों के लिए की जाती थी। जो ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन होती थी वो पाठशालाज में, मदरसाज में और मकतब्स में की जाती थी। बाद में क्या करा कि ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में और कॉमर्स में हेल्प हो, यानी कि ब्रिटिश की हेल्प हो। जब इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स में हेल्प कर सकेंगे ब्रिटिशर्स की। चार्ल्स ग्रांट ने सजेस्ट किया कि हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है लिटरेचर और साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए। बाद में क्या हुआ, जो इंग्लिश क्लासेस हैं वो स्टार्ट हुई कलकत्ता मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज में बिटवीन 1824 टू 1835। तो इन दोनों कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में इंग्लिश क्लासेस को स्टार्ट किया गया था। काफ़ी इंडियंस ने इंग्लिश लैंग्वेज को एम्ब्रेस किया और ये कहा कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है इंडिया के लिए। 1833 में इंडिया ने गवर्नमेंट जॉब्स को क्वालिफाइड इंडियंस के लिए ओपन किया
और 1882 में इंडिया जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो 60% प्राइमरी स्कूल्स का मीडियम बन चुकी थी। इतने कम समय में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो पूरे इंडिया भर में 60% प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी। नाउ अब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस के बाद एक कमेटी फॉर्म की गई थी कि जो लैंग्वेज इशू पूरी कंट्री में चल रहा था उसको एड्रेस करने के लिए। उसमें उसका ये फैसला हुआ था कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा और इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, और इंग्लिश लैंग्वेज को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाएगा 15 साल तक। और ये सोचा गया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है वो आगे आने वाले समय में इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्लेस कर देगी। पर जो इंग्लिश लैंग्वेज की उसकी इतनी इम्पोर्टेंस थी इंटरनेशनल लेवल पे कि ऐसा नहीं हो पाया और इंग्लिश लैंग्वेज ही कंटिन्यू होती गई। और दूसरा रीज़न ये था कि जो नॉन हिंदी रीजन्स थे, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया के काफ़ी सारी स्टेट थी, वहाँ पे ये सब हिंदी लैंग्वेज नहीं बोली जाती थी, तो उसकी वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू करना पड़ा एज अ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि अभी तक इंग्लिश ही हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी के साथ। अब कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ थी और रिकमेंडेशंस थी काफ़ी सारी कमीशंस की, उसको भी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी जो कमीशन थी वो है कोठारी कमीशन 1964 to 66। इन्होंने कहा था कि इंग्लिश को स्कूल स्टेज पे पढ़ाना चाहिए। इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी दिया था कि एक हिंदी लैंग्वेज हो या फिर मदर टंग लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, या कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जैसे कि फ्रेंच या जर्मन हो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, और जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उसमें रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। नाउ सेकंड है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ये भी कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही बेस्ड थी। इन्होंने भी एम्फेसिस किया था कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज और काफ़ी सारी इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी पढ़ाना चाहिए। इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट किया, रीजनल लैंग्वेजेस का प्रमोशन किया हायर एजुकेशन में, कि सिर्फ इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में हायर एजुकेशन नहीं होगी, जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हायर एजुकेशन हो सकती है। और हिंदी का डेवलपमेंट किया कि हिंदी को और एज ए लिंक लैंग्वेज। एडवोकेटेड फॉर संस्कृत टीचिंग ड्यू टू इट्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। इन्होंने ये संस्कृत टीचिंग पे भी जोर डाला क्योंकि संस्कृत जो है बहुत ही कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है इंडिया में, तो संस्कृत पढ़ाने पे भी उन्होंने जोर डाला। तो है NPE 1986 विच वॉज मॉडिफाइड इन 1992। सो इसमें भी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया था और काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस को यूनिवर्सिटी लेवल तक लाया गया था और हिंदी को एज ए लिंक लैंग्वेज प्रमोट किया गया था। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ ग्लोबल लैंग्वेज मान लिया गया था, रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। NCF 2005 में ये उनका एम था कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीलिंगुअल्स उन्हें क्रिएट करने हैं, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हर एक लैंग्वेज बोल पाएँ, जैसे कि इंग्लिश बोल पाएँ, हिंदी बोल पाएँ और कोई सी भी उनकी रीजनल लैंग्वेज बोल पाएँ। तो मल्टीलिंगुअल्स बनाने का, क्रिएट करने का इंडिया में ये एम रहा था। और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ बच्चों को मदर टंग का यूज़ करना भी इनक्रेज किया था, क्या कि ताकि जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो प्रिजर्व रहें। और मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट किया गया था एंड जो मदर टंग है उसको एम्फोसाइज़ किया गया था। सो एम्फोसाइज यूजिंग मदर टंग इन लैंग्वेज टीचिंग टू बिल्ड प्रोफिशिएंसी इन मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, कि हम कैसे मदर टंग का यूज़ करके डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंसी गेन कर सकते हैं इंग्लिश को मिलाकर। सो इसके भी एम्फोसिस किया गया था। एंड में आता है हमारा English played a significant role in India's education and administration, beginning with British colonization and continuing post-independence due to its global significance. So English language में बहुत important role play किया है इंडिया की एजुकेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये स्टार्ट तो हमें ब्रिटिश की वजह से हुई थी, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा ग्लोबल सिग्निफिकेंस थी कि वो इंडिपेंडेंस के बाद भी जारी रही।
Various educational policies have promoted multilingualism and the 3 language formula, balancing the teaching of English with regional language. काफ़ी सारी जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आई थी उन्होंने भी इसको प्रमोट किया, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया, 3 language formula को प्रमोट किया और इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज को साथ साथ पढ़ाने पे फोकस किया. सो यही था हमारा यूनिट 1 जिसकी वीडियो कंप्लीट होती है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.